उर्दू आवाज़ टीवी। बहुत अच्छा, इतना मैच्योर लिख लेते हैं। आपकी वर्ड वोकैबलरी बहुत कमाल की है। और उसके साथ साथ जो अदब का जो थोड़ा बहुत जितनी हमारी समझ थी, कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, आपकी मौसीकी लोग सुनते हैं, आप भी किसी को सुनते होंगे। पर फिर भी अगर मुझे बताना पड़े तो वो गज़ल या वो शायरी जो आपके दोस्तों में आपकी पहचान बनी। ये मत पूछ के इंतज़ार के लम्हे कैसे गुजरे हैं, तू ये बता कि देर से आना तुझको कैसा लगा। तो किसी ने मुतासिर किया कि आप किसी से मुतासिर हुए? बड़े अजीबोगरीब से सवाल कर रहे हैं आप मेरे से कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 20-30 साल पहले की ये बातें हैं कि ख्याले यार में उलझे हुए। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूवर्स, यूट्यूब चैनल उर्दू आवाज़ टीवी और आपकी दोस्त आपकी होस्ट नुसरत जहां ऑस्ट्रेलिया से। हमारे वीआईपी मेहमान डॉक्टर राजेश मोहन साहब दोस्तों एक बहुत अच्छे शायर भी हैं। अब हम इस पार्ट में इनसे जानेंगे कि आपकी शायरी का आगाज़ किस तरह हुआ। वो दोस्त जो हमारे वीआई दोस्त हैं, अगर आप भी अपना टैलेंट अपने दोस्तों से शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर +61480213265 और ईमेल एड्रेस urduawaztv@gmail.com। और उसी तो से फिर जॉब किस तरह? जी सर। हाँ जी, वही बताना मैं चाहता था कि जॉब ये हुआ कि जब हमने सबसे पहले ये चाहा कि भी हमारे जो साथी हैं वो जो क्लास 4 में जो लोग हैं उनको अपॉइंटमेंट मिले। उसके बाद हम क्लास 3 पर आए और जब ये अपॉइंटमेंट्स हो गई हमारे 300-400 साथियों की, तो हमने गवर्नमेंट से ये कहा भी जो क्लास 1 और 2 में जो लोग हैं उनको भी जॉब दी जाए। तो तब तक क्लास 1-2 में जो है यूँ कहें कि आप पंजाब में नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ था। तो वो पहले हमने नोटिफिकेशन कराया और उसके बाद में इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में कुछ लोगों की जॉब लगी और फिर 99 में मेरी भी उसी सिलसिले में जो है इसके जो पंजाब में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पोस्टें होती हैं उसमें उसके थ्रू मैं यहाँ पर आया कॉलेज में। अच्छा, माशाल्लाह। और उसके लिए मैंने जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यूजीसी होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का टेस्ट, वो 2 बार क्लियर किया था। माशाल्लाह। हाँ जी। तो तब हमें ये तसल्ली हो गई थी कि हमारे साथी लोग लग चुके हैं। तो फिर दोस्तों ने ये कहा कि अब तो आपका भी हक बनता है जाने का भी। और जो एडमिनिस्ट्रेशन मुझे भेजने में बहुत खुश था चंडीगढ़ से उस वक्त, वो कहते आपकी तो पुलिस इंक्वायरी भी आज ही कर देंगे जी, आप जाइए प्लीज़ यहाँ से। तो हम वहाँ से फिर फरीदकोट आए। आप बहुत अच्छा, इतना मैच्योर लिख लेते हैं। आपकी वर्ड वोकैबलरी बहुत कमाल की है। तो मैं इतना जानना चाहूँगा कि इतनी मैच्योरिटी आप कहाँ से लाते हैं? साहिबा, ये हुआ कि मैंने जैसे बताया कि 94 से लेकर और तकरीबन 2014-15 तक मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, तो आप ये देखें जी कि मतलब आप भी क्योंकि हम चाहे वो इंडिया हो पाकिस्तान हो, हम लोगों का जो रहने का जीने का सब ढंग एक ही है लगभग। तो एक ही है, बिल्कुल। और उसमें ये है कि आपको इतने लोगों से अगर उनको अपने साथ रखना है तो आपको बहुत ज़ब्त रखना पड़ता है। आप बहुत सारी कुर्बानियाँ करनी पड़ती हैं, उसके बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, अपने बहुत सारे सुख त्यागने पड़ते हैं। तो अगर आप नहीं मतलब ये नहीं कि आप उनको दिखाने के लिए, जब तक आप जज्बाती तौर पर ये सारे काम नहीं करते तो तब तक बात बनती नहीं, लोग आपको मानते नहीं। लोग आपको तभी मानेंगे जब आप उनसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करेंगे। तो मुझे याद है कि हमारी ये कोशिश होती थी कि भी इस एजिटेशन के दौरान भी कि अगर खाना खाना है तो आप सबसे बाद में खाएं, अगर आप लोग बेहतर तरीके से नहीं सो पाए हैं तो आपको जागते रहना है। ये इन्हीं चीज़ों ने मतलब वो जो आप ये कह लें कि उससे जो उस सिलसिले ने काफ़ी कुछ जो एक ज़ब्त पैदा किया और दूसरों के लिए यूँ कहें कि एक जो दर्द था उसका जो एहसास था उसने बहुत कुछ सिखाया है इस ज़िंदगी में। और जहाँ तक ये कह रहे हैं अनिल जी कह रहे हैं कि जो इनकी बात है वोकैबुलरी की बात है, तो वो मैंने पहले ही बताया कि वो तो बचपन में जो हम इसको संस्कार बोलते हैं, एक तरह के जो हम सीखते हैं जो चीज़ें बचपन में, ये जो वोकैबुलरी कह लें। और उसके बाद जो अनिल जी जैसे और बहुत सारे दोस्त
जो जिनका शौक़ था गज़ल का और उर्दू का और मौसीकी का, उनकी सोहबतें मिली तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा। बड़े जो हमारे दोस्त जो अच्छे अच्छे शायरों को पढ़ते थे, फैज़ साहब को पढ़ते थे, हैं जी, तो जब हमें पहले पता ही नहीं होता था, जब हम भी सुनते थे यूनिवर्सिटी जाके भी वो फैज़ साहब की नज़्म सुना रहे हैं, बैठे हैं, तो वो चीज़ें दोनों काम करती थी। एक तो वोकैबुलरी भी कहीं ना कहीं सिखाती थी, और जो आपके अंदर एक जो रेवोल्यूशनरी जो एक वो जज्बा है वो भी पैदा करते हैं कि भी आपने लड़ना है और आपने लोगों के लिए लड़ना है। वो लाजिम है कि हम भी देखेंगे वाली बात है कि वो फिर वो, हाँ जी, तो वो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रही। मतलब यूँ कहिए कि आप जो प्रैक्टिकल हमारी ट्रेनिंग वो तो ये जो काम कर रहे थे उसमें मिलती थी, और हम लोग जब शामों को बैठते थे तो वहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें होती थी, बैठ कर के साहिर साहब को की नज़में सुन रहे हैं, फैज़ साहब की सुन रहे हैं, ये गालिब साहब की, मीर साहब की, और ये सारी चीज़ें मतलब हम जो उनकी सिंगिंग तो सुनते थे, जो मेहंदी हसन साहब को, बेगम अख्तर साहिबा को, पर उसके साथ साथ जो अदब का जो थोड़ा बहुत जितनी हमारी समझ थी, कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं थी क्योंकि बाकायदा हमने कोई उर्दू सीखी नहीं, पर फिर भी ये था कि जो दोस्तों से सुनते थे उससे थोड़ा बहुत ज़ुबानी कलामी आप यूँ कहें कि सीखने की कोशिश की। आपकी मौसीकी लोग सुनते हैं, आप भी किसी को सुनते होंगे? जी बिल्कुल, वो तो मैंने तो ऐसा कौन सा गज़ल गायक हो या कोई ऐसा शायर हो जिसको आप बहुत ज़्यादा सुनते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, जिसने आपको मुतासिर किया शायरी लिखने के लिए? देखिए जी, ये मेरी बड़ा ना मेरे लिए बड़ी मुश्किल वाला सवाल है कि मैं सभी शायरों और सभी जो सिंगर हैं उनका बड़ा अदब करता हूँ, और मुझे जब कोई कहे कि भी आप एक किसी ख़ास तो बड़ा मुश्किल होता है बताना, पर फिर भी अगर मुझे बताना पड़े तो देखिए, मैं जैसे जैसे समझ बढ़ी वैसे मैंने सभी को सुना। मेहंदी हसन साहब को सुना, बेगम अख्तर साहिबा को मैं बहुत सुनता हूँ, फरीदा खानम साहिबा को बहुत बड़ी शिद्दत से सुनता हूँ। और मुझे एक तो फरीदा खानम साहिबा और परवेज़ मेहंदी साहब ने बहुत ज़्यादा तौर पर बहुत मुतासिर किया, पर ये नहीं कि मैं गुलाम अली साहब का भी उतना ही अदब करता हूँ, उनको भी बहुत सुनता हूँ। इसी तरह जो बस मिजाज की बात है कि आप ज़्यादातर किसको मिजाज किसका ज़्यादा आप पसंद करते हैं? बिल्कुल। कई बार हम सीखने के लिए सुनते हैं, कई बार सिर्फ मतलब आपका कहीं जज्बाती तौर पे आपको लगता है कि ये मेरे ज़्यादा करीब है, या ये गायकी या ये अंदाज आपको कहीं ना कहीं। तो डॉक्टर साहब, आप लिखते हैं, जैसे बहुत अच्छा लिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो आपकी ऐसी कौन सी गज़ल से थी पहली जिसको लोगों को जिसने आपको मुतासिर किया, या मुतासिर किया लोगों को आपकी गज़ल ने? ऐसी कोई गज़ल रही होगी आपकी पहचान बनी, वो गज़ल या वो शायरी जो आपके दोस्तों में आपकी पहचान बनी? देखिए जी, जब मैंने शुरू की थी शायरी, तो उस वक्त मेरे एक 2 शेर बड़े पॉपुलर थे मेरे दोस्तों में, वो शेर सुना देता हूँ मैं आपको। और जहाँ तक जो अदबी हलकों में पहचान बनी वो कोई और गज़ल थी, तो चलिए पहले उसके 2 शेर मैं आपको सुनाता जाता हूँ। कि ये शेर है कि ये मत पूछ के इंतज़ार के लम्हे कैसे गुजरे हैं, ये मत पूछ के इंतज़ार के लम्हे कैसे गुजरे हैं, तू ये बता कि देर से आना तुझको कैसा लगता है। अरे क्या बात है सर। और इसी गज़ल का एक और शेर था कि जाने कहाँ पर खो जाता हूँ तेरे साज की सुन सरगम, जाने कहाँ पर खो जाता हूँ तेरे साज की सुन सरगम, तेरी इस उंगली में मुझको जादू टोना लगता है। तो ये किसी वक्त बड़ी मशहूर गज़ल हुई थी। इनको याद होगा कि शुरू में लोग ये मेरी इसी गज़ल की फरमाइश करते थे। और एक गज़ल और थी जो उस वक्त बहुत मकबूल हुई थी, वो थी मैं गहराइयाँ नापता थक गया, समंदर का सीना मिला ही नहीं, बहुत देर मैं रेत छाने गया मगर उससे सोना बना ही नहीं, हवा में है कम ताजगी, फूल में है कम खुशबू, कम चांद में चांदनी, हवा में है कम ताजगी, फूल में है कम खुशबू, कम चांद में चांदनी, ये सब खूबियाँ आप में आ गई, फ़ज़ाओं में कुछ भी बचा ही नहीं।
नुसरत साहिबा, ये जो शायरी लिखी गई और ये जो कमाल के वर्ड्स इस्तेमाल किए गए, जिस तरह से रोमांटिक भी है और कहीं कहीं जाहिर सी बात है मैसेज भी देता है। हाँ, मैसेज भी देता है। तो किसी ने मुतासिर किया कि आप किसी से मुतासिर हुए इस तरह की शायरी लिखने के लिए? ये बड़ा जाती सा सवाल है ये। बड़े अजीबोगरीब से सवाल कर रहे हैं आप मेरे से। चलिए देखे ना, दरीना दोस्त को, बचपन के दोस्त को बिठाने का यही तो फायदा है। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा होता है कि शायरी का कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे जो वालिद साहब थे, उनमें शायरी का कहीं ना कहीं वो थी उनमें कुछ ऐसा जो, क्योंकि मैं उनको बचपन में सुनता था, हालांकि वो कोई बाकायदा उन्होंने कोई शायरी लिखी नहीं, पर वो तुकबंदी बड़ी अच्छी करते थे और उनका थिएटर से बड़ा सब रिलेशन रहा। और उसके बाद जो मेरे भाई थे, मेरे दोनों बड़े, वो भी अच्छा, मतलब जोड़ तोड़ अच्छा कर लेते थे। हम लोग बचपन में ऐसा करते रहते थे। हमारे यहाँ कुछ ख़ास तौर पे इंडिया में एक ना जो रामलीला होती है, वो रामचंद्र जी जो हैं उनकी जो है बायोग्राफी पे बेस्ड जो होती है, वो थिएटर उसको करते हैं। तो उसमें वो लोग काफ़ी डायलॉग और काफ़ी जो गाने वगैरह लिखते थे, कई बार लिखते होते थे, मैं भी उसमें बीच में शामिल हो जाता था, कुछ ना कुछ लाइन जोड़ दी। तो वो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस तो था ही कि भी लिख सकते हैं। पर फिर भी जो अनिल जी वाली बात, तो वो ठीक है कि किसी न किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा कोई मुतासिर किया। और जी सर। ये हुआ कि हम भी अपने कोई शेर कह के किसी को मुतासिर कर दें, तो कहीं ना कहीं एक उम्र में ये मतलब वहम होता है आदमी के दिल में। तो उसी वहम में यूँ कहिए करते करते शायर हो गए। और ये सिलसिला मतलब बाद में, उस वक्त कुछ कच्चा पक्का लिखते थे, फिर दोस्तों की जो मदद से वो उसको उसमें इस्लाह होती रही। कोई इस तरह कोई मैं शायरी के लिए उस्ताद तो नहीं, मतलब, पर मेरे जो दोस्त थे मेरे, वही मेरे उस्ताद थे और उन्हीं से मैंने बहुत कुछ सीखा। हम एक दूसरे को गाइड कर बताते रहते थे, वो मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते थे, मैं उनको। और इसी तरह जो गज़ल तो धीरे धीरे थोड़ी मैच्योर हो गई। ये शायरी का जो अंबार है जी आपके पास, और ये जो इतनी सारी लिखी हुई शायरी है, ये कहीं ना कहीं आपकी कोई किताब, रसाला, कुछ ऐसा होगा सिलसिला? इस काम के लिए जितने मुझे संजीदा होकर काम करना चाहिए था, वो कभी मैंने नहीं किया, ये इसमें कोई शक नहीं। हमने कोशिश कई बार की, कोई शेरी मजमूआ आए, और ये हुआ कि 94 यूँ कहीं कि 98 में ख्वाब लिख रहा हूँ के नाम से एक शेरी मजमूआ शाया हुआ। और वो ये हुआ कि वो महदूद रह गया, कुछ दोस्तों तक उसकी कोई 1000-1500 कॉपी छपी, और हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने एफर्ट्स किए उसके लिए। तो पर जहाँ तक मुझे उसकी जितनी कोशिश करनी चाहिए थी इन चीज़ों के लिए, वो नहीं कर सके। उसके बाद एक और मजमूआ जो शाया होने के लिए चला गया था, पर वो कुछ मेरे जो यूँ कहिए कि तबादला हो गया कहीं जॉब के लिए, और उसके बाद उसके प्रूफ वगैरह नहीं पढ़े गए, बेमंज़र सफ़र के नाम से। और यहाँ एक और बात ऐड कर दूं कि जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, उनका जो ब्रेल प्रेस है, वहाँ से भी एक इंतखाब नाम से मेरा एक शेरी मजमूआ शाया हुआ था। पर उसमें कुछ इतनी गलतियाँ उसमें इतनी हो गई कि वो मैंने फिर मेरा यूँ कहिए कि दिल सा थोड़ा टूट गया, मैंने छोड़ दिया आगे। मैंने कहा इसकी कौन प्रूफ रीडिंग करेगा, इसमें जो छापने वाले हैं उन्होंने गलतियाँ इतनी कर दी थी कि उससे मन थोड़ा सा यूँ कहिए कि भी दिल नहीं किया। सर, आप तो हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं, आपकी माशाल्लाह बड़े हौसले बुलंद हैं। तो हम आपसे अभी यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जो आपके पास सरमाया मौजूद है उसको आप किताब की शक्ल दें, ताकि हमारे वो दोस्त जो शेर व शायरी से सुगन रखते हैं उन तक ये आपकी एफ़र्ट्स या आपकी एबिलिटीज़ पहुंचती रहें। तो हम यही चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप चूँकि बात शेर व शायरी पे हो रही है, तो अब हमारे दोस्त आपके कलाम को मज़ीद सुनना चाहते हैं। जहर भरा है जो दिल में बाहर करने की सोच रहा हूँ,
जहर भरा है जो दिल में बाहर करने की सोच रहा हूँ, नए साल में कुछ यारो बेहतर करने की सोच रहा हूँ। सही। और जिनकी सोच खामोशी बनकर आंखों से बह जाती है, जिनकी सोच खामोशी बनकर आंखों से बह जाती है, मैं खुद को उन लोगों का शायर करने की सोच रहा हूँ। अरे वाह। आप इतने लोगों को शायरी यूँ भी सुनाते हैं और तरन्नुम में भी सुनाते हैं, तो ये यूट्यूब चैनल तरन्नुम में सुनने से महरूम क्यों रहे? तो एक गज़ल या दो नहीं, बिल्कुल। अशार आपके तरन्नुम में अगर हाँ जी, जो आपके सबसे खूबसूरत लगते हो आपको। चलिए जी, मैं तरन्नुम का थोड़ा मूड बनाने के लिए एक दो शेर और सुना देता हूँ, तब तक मेरा जो तरन्नुम का मन भी हो जाए। तो जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये 4 मिसरे हैं कि सच रूह से निकले तो उसे कह दो जुबां से, अल्फाज की तरतीब को सोचा नहीं करते। क्या बात है। सच रूह से निकले तो उसे कह दो जुबां से, अल्फाज की तरतीब को सोचा नहीं करते। शेरों को चमकदार बनाने की गरज से जज्बात के चेहरों को खरोंचा नहीं करते। क्या बात। अरे वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है। 2 शेर और, एक पुरानी गज़ल के, ये उसी वक्त की गज़ल है जब अनिल जी मुझे सोने नहीं देते थे कि जी। ये 93-4 की होगी गज़ल के सोचते तुझको रहे और आज से कल हो गया, मसलाए वक्त तेरे नाम से हल हो गया। सोचते तुझको रहे और आज से कल हो गया, मसलाए वक्त तेरे नाम से हल हो गया। घर की मजबूरी थी जो आंगन पे छत रखनी पड़ी, इस तरह मेरी नज़र से चांद ओझल हो गया। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। तो अनिल कुमार साहब के लिए आज भी यही शेर है। अब तो मतलब माशाल्लाह जी 2-3 दिन की चाय बन गई इनकी तरफ। सही। तो डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह। अनिल जी के लिए शेर मैं सुना देता हूँ, बल्कि वो जी के जो लाजमी था बहुत वो हिसाब कर ना सका, मैं अपने दोस्तों में इंतखाब कर ना सका, और ज़माना मेरी शराफत के गीत गाता मगर मैं अपने आप को इतना ख़राब कर ना सका। क्या बात है। ज़माना मेरी शराफत के गीत गाता मगर मैं अपने आप को इतना ख़राब कर ना सका। और आप ये शेर देखें कि ये इत्तफाक था मुर्दा ज़मीर लोग मिले, ये इतराफ़ है मैं इनकलाब कर ना सका। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, हर बार कमाल कर जाते हैं आप। और अब इतना मज़ा आ रहा है कि दिल चाह रहा है कि बस यूं ही आमद होती रहे और हम अच्छे सामीन में से हों। तो चलें इंशाल्लाह सुनते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब आपकी चूँकि आपका प्रोफेशन म्यूज़िक है और अच्छा आप गा भी बहुत अच्छा लेते हैं और धुन भी बनाते हैं, कंपोजिंग भी करते हैं, तो अपनी कोई परफॉर्मेंस अपने दोस्तों से शेयर करें। जी, मैं एक गज़ल मेरी इस वक्त जहन में आ रही है जो जी जो काफ़ी जो ऑल इंडिया मुशायरे यहाँ जो होते हैं उनमें भी 2-4 जगह मैंने ये सुनाई है। और इसका जो ख़ास एक ताल्लुक़ इस बात से भी है इसमें एक शेर का, कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 20-30 साल पहले की ये बातें हैं कि रेडियो इस्लामाबाद और रेडियो लाहौर पर कुछ ऐसे ख़ास तौर पे गज़ल के हवाले से कुछ प्रोग्राम पेश होते थे, तो उनमें वो जो नए शायरों की गज़लें भी सुनवाते थे। तो उनमें वहाँ मैंने कुछ गज़लें भेजी थी, तो उनमें मेरी कुछ गज़लें वहाँ ब्रॉडकास्ट हुई थी। तो उसके बाद ये सिलसिला हुआ कि जैसे आपको पता है कि सियासी जो लोग हैं उनका अपना एक उन्होंने अपनी मतलब अपनी दुकानदारी चलानी होती है, उसकी वजह से हाँ ये हुआ कि मेरे कुछ ख़त वहाँ गए और उनका उधर से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि शायद उसमें कोई मतलब दिक्कत होगी, क्योंकि लोग तो
जो रेडियो के लोग तो अच्छे ही होते हैं, उनको तो क्या इससे मतलब है, पर कई बार और चीज़ें होती हैं। तो उससे फिर एक शेर भी लिखा गया, वो भी इसमें है, वो भी आपको मैं सुनाऊंगा बीच में। तो मैंने कहा बीच में इस बात का जिक्र लंबा ना करके मैं आपको वो गज़ल के कुछ शेर गुनगुना के सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। ख़याले यार में उलझे हुए, ख़याले यार में उलझे हुए हैं, ख़याले यार में उलझे हुए हैं, नए अशयार में उलझे हुए हैं, नए अशयार में उलझे हुए हैं, बहस कैसी मोहब्बत और खुदा पर, बहस कैसी बहस कैसी मोहब्बत और खुदा पर, ये सब बेकार में उलझे हुए हैं, ये सब बेकार में उलझे हुए हैं, ज़माना जिनको पागल जानता है। वाह, यहाँ थोड़ा सा, ज़माना उनको पागल जानता है, ज़माना उनको पागल जानता है, जानता है, जो तेरे प्यार में उलझे हुए हैं, बहुत खूब, जो तेरे प्यार में उलझे हुए हैं। और वो शेर जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, जो खत आने थे सरहद पार से, वो जो खत आने थे सरहद पार से, वो कंटीली तार में उलझे हुए हैं, क्या बात, कंटीली तार में उलझे हुए हैं, ख़याले यार में उलझे हुए हैं, कदरदानों कोई तो हल तलाशो, तलाशो, कदरदानों कोई तो हल तलाशो, बहुत गुल
खार में उलझे हुए हैं, बहुत गुल खार में उलझे हुए हैं। इसके शेर बहुत सारे हैं, मैं 2 शेर और सुना देता हूँ क्योंकि काफ़ी तवील है गज़ल ये। जो तेरी जुल्फ सुलझाने चले थे, जो तेरी जुल्फ सुलझाने चले थे, तेरे रुखसार में उलझे हुए हैं, क्या बात, तेरे रुखसार में उलझे हुए हैं। और इसका आखिरी शेर सुना देता हूँ कि गजल मगदे को छूने जा रही है, गजल मगदे को छूने जा रही है, छूने जा रही है, हुजूर अखबार में उलझे जबरदस्त। हुजूर अखबार में उलझे हुए हैं, ख्याले यार में उलझे हुए हैं। हुए। फ्रेंड्स, अब मेरी मुलाकात होगी आपसे इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपनी दोस्त नुसरत जहां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।